हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया लाइव पर। जैसा कि आप जानते हैं कि डी फार्मा की एग्जिट एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, जो कि हमारा अक्टूबर में, इस साल अक्टूबर में 5 और 6 को होने वाला है। तो उसी के तहत फार्मेसी इंडिया लाइव ने एक मुहिम चलाया है, जिसके तहत आपकी लाइव क्लासेस होती हैं डेली रात को 8 बजे सुपर 100 सीरीज के नाम से, जिसमें डेली रात को 8 बजे हर एक सब्जेक्ट कोई ना कोई आपका आता है, जिसके अंदर हम बेस्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं विद देयर बेस्ट एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर पाए और एग्जिट एग्जाम अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जाए। आज हमारी सुपर 100 सीरीज के तहत क्लास नंबर 16 है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के क्वेश्चंस को उनके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आपको यहां पर लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहा करेंगी एग्जिट एग्जाम से संबंधित, और आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, तो बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के थ्रू। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आज का क्वेश्चन हमारा फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स की क्लास नंबर 16 का आपके सामने। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ। अब बच्चा लोग, आपको मैं बता दूं कि जो हमारा फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स है, ये आपका फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के नाम से भी जाना जाता है। जो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग डी फार्मा कर रहे हैं बच्चे, या जिन्होंने कर लिया है और एग्जिट एग्जाम इस साल होगा, तो वो लोग, वो बच्चे फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, और जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम किस चीज की पढ़ाई करते हैं? तो ऑप्शंस कहते हैं, या तो हम क्रिमिनल बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, या फिर हम लीगल सिस्टम और जो उनकी थ्योरीज होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, या फिर हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ते हैं यानी कि सिविक्स के बारे में, या फिर हम मेडिकल एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारे बेसिकली एक नियम कायदे कानून होते हैं मेडिकल से रिलेटेड। तो इसमें सही आंसर कौन सा है, ये आपने बताना है। मैं कमेंट सेक्शन में चेक कर रहा हूं लगातार। साथ ही साथ बच्चा लोग आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिएगा, तो उसमें आपका ही जो है बेसिकली प्रैक्टिस अच्छा होगा एग्जिट एग्जाम के लिए। और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको जो है बेसिकली एक एनर्जी लेवल भी बूस्ट होगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, लेकिन आंसर हाथों हाथ सही मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। यहां पर हम ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर लीगल सिस्टम्स और उनकी जो थ्योरीज हैं उन सब के बारे में पढ़ते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस आपका, अब यहां पर हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो हम एकेडमिक डिसिप्लिन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमारा जो प्राथमिकता है, हमारा जो प्राइमरली फोकस होता है किस पे है, कि जो लीगल सिस्टम और थ्योरीज होती हैं उन पर। मतलब कि हम जो है बेसिकली जो भी हमारे से नियम कायदे कानून बनाए जा सकते हैं या बनाए जा चुके हैं हमारे इंडिया के अंदर, ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स को लेकर के, उन सब चीजों को लेकर के, या हमारे एक बेसिकली मैं कहूं जितने भी हमारे ड्रग्स हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, अब उसमें सब चीज आ जाती हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो उन सब को लेकर के जो भी हमारे नियम कायदे कानून है, तो लीगल सिस्टम बनाया जाए और उनको कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे सब चीजों को रेगुलेट कर सकते हैं अच्छे से, उसके लिए उनकी थ्योरीज, तो इसमें हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेचुरल लॉ थ्योरी इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट। नेचुरल लॉ थ्योरी वो बेसिकली हमारी किस चीज के ऊपर बेस्ड है? तो ऑप्शंस कहते हैं कि जो हमारे लॉज होते हैं वो सब के सब हमारे ह्यूमन रीजन के ऊपर और साथ ही साथ मोरल प्रिंसिपल्स के ऊपर होते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन कहता है कि जो हमारे लॉज होते हैं वो सोसाइटल कस्टम्स को ही जो है रिफ्लेक्ट करेंगे और उनके ट्रेडिशंस को। या फिर जो लॉज होते हैं वो सब हमारे लेजिस्लेटिव बॉडीज के द्वारा बनाए जाते हैं। और लास्ट ऑप्शन कहता है कि लॉज जो होते हैं बेसिकली वो हमारे जुडिशियरी को डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि उसका पता लगाने के लिए ही बनाए जाते हैं। और जो सही आंसर है बच्चा लोग इस क्वेश्चन का, वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि जो हमारे लॉज बनाए जाते हैं
इंसानों के कारण की वजह से, और साथ ही साथ उनके जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए बेसिकली ये नेचुरल लॉ थ्योरी बनाई गई थी। ठीक है, अब जो नेचुरल लॉ थ्योरी है ये तो आपको पता चल गया, इसमें ये माना जाता है कि जो लॉज हमारे बनाए जाते हैं वो हम इंसानों के कारण की वजह से, यानी कि ह्यूमन रीजन और जो हमारे मोरल प्रिंसिपल्स है उनको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब अगर नेचुरल लॉ थ्योरी की बात की जाए तो जितने भी हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं मोरालिटी के, ठीक है, वो सब जो हमारे ह्यूमन नेचर के अंदर होते हैं उन सब चीजों को देखा जाता है, और साथ ही साथ जो एक रीजन है उसी के अकॉर्डिंग फिर जो है रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लीगल पॉजिटिज्म एम्फेसाइजेस। अब जो लीगल पॉजिटिज्म है वो किस चीज पे जो है बेसिकली गौर देता है, एम्फेसाइज करता है? तो ऑप्शंस कहते हैं जो एक हमारे नेचुरल राइट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में, या फिर ऑप्शन बी कहता है कि जो हमारा बेसिकली एक मोरालिटी का काम है उसका जो रोल है एक लीगल डिसीजन मेकिंग में उसमें, या फिर थर्ड ऑप्शन कहता है कि जो हमारी अथॉरिटी है, जो लीगल रूल्स बनाते हैं वो एक पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी के द्वारा होगा, और लास्ट ऑप्शन कहता है कि लीगल प्रिंसिपल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उसी के ऊपर लीगल पॉजिटिज्म जो होता है बेसिकली वो ध्यान देता है। और जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि जो एक अथॉरिटी है हमारी, लीगल रूल्स जो बनाए जाते हैं या बनाए जाएंगे वो सब के सब एक रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी के द्वारा ही बनाए जाएंगे, इसीलिए लीगल पॉजिटिज्म जो है बेसिकली इसके ऊपर ही केंद्रित है, इसी के ऊपर ही बेस्ड है। अब अगर मैं बात करूं लीगल पॉजिटिज्म की तो ये एम्फेसाइज कर रहा है किस पे, जो अथॉरिटी है हमारी लीगल रूल्स की, मतलब कि सब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे एक रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी के द्वारा ही बनाए जाएंगे। अब लीगल पॉजिटिविज्म के अकॉर्डिंग तो जो एक वैलिडिटी होती है हमारे लॉज की, जो बेसिकली किसी पर्टिकुलर सोर्स से आए हैं, ठीक है, या उनके कंटेंट से आए हैं, तो उसकी वैलिडिटी का ध्यान रखा जाता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए वो रहने वाला है। इसमें यह माना जाता है कि जो नियम कायदे कानून होते हैं वो हमारे सिंपली वैलिड हैं, उनका ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अब ये जो बनाए गए हैं एक लेजिटिमेट अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए हैं। मान लो कि जैसे हमारी गवर्नमेंट है या लेजिस्लेटिव बॉडी है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस तो जो मोरल कंटेंट हुआ हमारा या जो अलाइनमेंट होते हैं नेचुरल राइट्स के तहत उन्हीं को ध्यान में रखते हुए लॉज बनाए जाते हैं, इनेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लीगल रियलिज्म इज अ लीगल थ्योरी दैट। अब देखो पिछले क्वेश्चन में था लीगल पॉजिटिज्म, ठीक है, लीगल पॉजिटिविज्म, अब है हमारा लीगल रियलिज्म। तो ये बेसिकली एक लीगल थ्योरी है जिसके अंदर क्या होता है, ऑप्शन ए कहता है कि ये सीधा सीधा फोकस करते हैं, केंद्रित करते हैं किस चीज के ऊपर, जो हमारे लेजिस्लेटर का जो एक इंटेंट है जब आपके लॉज इंटरप्रेट किए जाते हैं उस पे, या फिर जो एडवोकेट्स होते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन के लिए हमारे लीगल टेक्स्ट के लिए, उसके ऊपर लीगल रियलिज्म होता है, या फिर यह माना जाता है कि जो सोशल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट होता है हमारा लीगल डिसीजन मेकिंग में उसके ऊपर फोकस करेंगे। और लास्ट ऑप्शन कहता है कि ये बेसिकली प्रमोट करते हैं किस चीज के यूज को, कि जो लीगल प्रेसिडेंट्स होते हैं हमारे जुडिशियल डिसीजन मेकिंग में उस पे उसके प्रमोशन में काम करेंगे। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। अब बच्चा लोग हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मतलब कि ये जो हमारा लीगल रियलिज्म होता है लीगल थ्योरी का, ये बेसिकली क्या क्या होता है कि ये जो है यहां पर ये माना जाता है, कंसिडर किया जाता है कि जो हमारे सोशल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट होंगे लीगल डिसीजन मेकिंग में उनका भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, अब लीगल रियलिज्म में क्या हो रहा है कि जब हमारी स्टार्टिंग हुई थी 20th सेंचुरी की तो उस टाइम पे बहुत सारे हमारे चैलेंजेस हुए थे, जहां पर जो एक पर्टिकुलर आइडिया था जजेस का वो जो है मैकेनिकली लॉज के लिए अप्लाई किया जाता था। ठीक है, साथ ही साथ अब जो हमारे लीगल रियलिस्ट आर्ग्यू होते थे जहां पर जो जजेस हैं वो हमारे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते थे, रीजंस होते थे जिनसे प्रभावित हो जाते थे। अब उसके अंदर सोशल भी आ जाता है, इकोनॉमिक भी आ जाता है और पॉलिटिकल कंसिडरेशन भी आ जाता है। जब डिसीजन लेना होता है तो उस टाइम पे हर चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ
इज नॉट अ सोर्स ऑफ लॉ। इनमें से कौन सा एक लॉ का सूत्र नहीं है, उसका सोर्स नहीं है? तो ऑप्शंस कहते हैं लेजिस्लेशन, या फिर जुडिशियल डिसीजन, या फिर लीगल टेक्स्ट बुक, या फिर कस्टम एंड ट्रेडिशन। तो इनमें से कौन सा एक लॉ का सूत्र नहीं है, लॉ का सोर्स नहीं है? इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है। बच्चा लोग, हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि लीगल टेक्स्ट बुक। क्या? लीगल टेक्स्ट बुक। अब जो ये लीगल टेक्स्ट बुक है ये बेसिकली कोई सोर्स नहीं है लॉज के रिगार्ड में, ठीक है। इंस्टेड ये क्या है, आपके सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं जो आपकी मदद करते हैं एक पर्टिकुलर हमारे जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं या केसेस हैं उसको समझने में और उसको एनालाइज करने में, एक्सप्लेन करने में, ठीक है। अब जो बेसिकली आपकी जो लीगल टेक्स्ट बुक हैं ये वैल्यूएबल रिसोर्सेस माने जाते हैं ये समझने के लिए कि लॉज हमारे किस लिए बनाए गए थे, उनकी समझ के लिए। और साथ ही साथ इनके अंदर एज सच कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो कोई लीगल रूल्स बना सकती है या जो है लीगल रूल्स वो डिटरमाइन कर सकती है, उनका पता लगा सकती है, ठीक है। हालांकि अब जो है बेसिकली ये रेफरेंस प्राइमरी सोर्सेज जो है हमारे लॉ के लिए, जहां पर लेजिस्लेशन है, जुडिशियल डिसीजंस हुए, कस्टम या ट्रेडिशन हुआ, ये आपके प्राइमरी सोर्सेज में आ जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म वॉज डेवलप्ड बाय। अब जो ये एक लीगल पॉजिटिविज्म है इसका जो बेसिकली कॉन्सेप्ट था वो किसने बनाया था? तो ऑप्शंस कहते हैं जॉन लॉक ने, या फिर बनाया था जेरेमी बेंथम ने, या फिर इसको जो बनाया था थॉमस हॉब्स ने, या फिर इमैनुअल कैंट ने। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपने बताना है, ठीक है बच्चा लोग। ये आपसे यहां इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। अब जो इसका सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि जेरेमी बेंथम। अब जो एक कॉन्सेप्ट है आपका लीगल पॉजिटिविज्म का, ये डेवलप किया गया था जेरेमी बेंथम के द्वारा। आगे चलते हैं। अब ये तो आपको पता चल गया कि जेरेमी बेंथम ने ही जो है बेसिकली लीगल पॉजिटिविज्म को जो है उसके कॉन्सेप्ट को बनाया था। अब बेंथम आपके एक इंग्लिश फिलोसोफर हैं और ज्यूरिस्ट हैं जो कि बेसिकली किस चीज के लिए जाने जाते हैं, जो हमारी मॉडर्न, ये हमारे फाउंडर माने जाते हैं लीगल पॉजिटिविज्म के तो है ही, साथ ही साथ ये यूटिलिटेरियनिज्म के लिए भी जाने जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इन्होंने क्या काम किया था कि ये जो बेसिकली कोडिफिकेशन होता है हमारा और जो लॉज हमारे बनाए गए थे किसके ऊपर, यूटिलिटी के प्रिंसिपल्स के बिहाफ पे और साथ ही साथ लेजिटिमेट अथॉरिटी के बिहाफ पे, ठीक है। तो उस पे ही ये फोकस करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं कि क्यों बेसिकली ये लॉज हमारे बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस फोकसेस ऑन। अब जो हमारा एक सोशियोलॉजिकल स्कूल है ज्यूरिस्प्रूडेंस का वो किस चीज के ऊपर फोकस करता है? तो ऑप्शन कहते हैं कि जो एक रोल है हमारे लीगल प्रिंसिपल्स का हमारी सोसाइटी को शेप देने के लिए, सोसाइटी की शेपिंग के लिए, उनको समझाने के लिए उसमें, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि जो एक हमारी रिलेशनशिप होती है लॉ और मोरालिटी में उसके ऊपर फोकस करते हैं, या फिर थर्ड ऑप्शन कहता है कि जो एक प्रभाव पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है सोशल फोर्सेस पे हमारा, कि हम डेवलपमेंट करेंगे और लॉज को अप्लाई करेंगे, उनके यूजेस के बारे में बताएंगे, उस पे फोकस करता है, या फिर ये फोकस करता है जो इंटरप्रिटेशन होता है लीगल टेक्स्ट का जजेस के द्वारा उसके ऊपर फोकस करेगा। तो जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है हमारा बेसिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस का वो इन चारों ऑप्शंस में से किसके ऊपर फोकस कर रहा है, ये आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो बच्चा लोग जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, कि जो एक प्रभाव पड़ता है सोशल फोर्सेस का हमारे लॉज को अप्लाई करने में, उनके यूजेस के बारे में बताने के लिए और उसके डेवलपमेंट पे, उसी पे ही सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारा फोकस करता है, उसी पे ध्यान देता है। अब ये जो अप्रोच थी हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए ये आई थी एक तो लेट 19th सेंचुरी और अर्ली ऑफ 20th सेंचुरी, 19वीं सदी के लास्ट में 20वीं सदी की शुरुआत में, ठीक है। जहां पर जो हमारे एक स्टडी होती थी लॉज को लेकर के, एक सोशल इंस्टीट्यूशन जो बनाया गया था, सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन ज्यूरिस्प्रूडेंस का, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे ध्यान देता था, जैसे कि हमारे पॉलिटिक्स हुए या इकोनॉमिक्स हुए, कल्चर हुआ या सोसाइटल नॉर्म्स हुए, उन सब चीजों पे ही ये फोकस करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच लीगल थ्योरी
emphasizes the importance of individual rights and freedom। ऐसी कौन सी लीगल थ्योरी है जो बेसिकली सीधा सीधा केंद्रित है, सीधा सीधा फोकस करती है कि जो एक इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम्स है उनकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में बताती है, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताती है। तो ऑप्शंस हैं आपके नेचुरल लॉ थ्योरी, या फिर लीगल पॉजिटिविज्म, या फिर लीगल रियलिज्म, या फिर फेमिनिस्ट लीगल थ्योरी। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपसे पूछा गया है। और जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि नेचुरल लॉ थ्योरी। क्या? नेचुरल लॉ थ्योरी। अब बेसिकली अगर हम बात करें, यही एक ऐसी थ्योरी है हमारी नेचुरल लॉ थ्योरी जो सीधा सीधा फोकस करती है कि एक इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी इंडिविजुअल राइट्स और उसके फ्रीडम की, उसके बारे में। जो नेचुरल लॉ थ्योरी होता है बेसिकली वो आपका पहले से ही जो आपके राइट्स हैं और जो फ्रीडम्स हैं या हमारे मोरल प्रिंसिपल्स हैं वो इनहेरिट होते हैं, ठीक है, जो कि एक यूनिवर्सल और ट्रांसेंडेंट भी है। साथ ही साथ जो ये हमारे राइट्स होते हैं वो सब के सब एक जस्ट लॉज के ऊपर ही जो है बेसिकली क्या होते हैं, उसी के आधार पे बनाए गए हैं। अब अगर नेचुरल लॉ थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो जो लॉज हमारे बनाए गए थे वो एक तो इंसानों के कारण की वजह से, ह्यूमन रीजंस की वजह से, और हमारे जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि कैसे एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना करके हम कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, जिससे कोई भी गलत कार्य ना हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लीगल फॉर्मेलिज्म इज अ थ्योरी दैट एम्फसाइजेस। अब जो ये लीगल फॉर्मेलिज्म है एक ऐसी थ्योरी है, वो किस चीज पे फोकस करेगी, किस चीज पे एम्फसाइज करेगी? ऑप्शंस कहते हैं कि जो लीगल रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताएगी, या फिर जो हमारे सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है लीगल टेक्स्ट का उसके ऊपर फोकस करते हैं, या फिर जो एक हमारे मोरालिटी का लीगल डिसीजन मेकिंग में जो उसका कार्य है, उसका जो रोल है उस पे फोकस करते हैं, या फिर जो सोशल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है लीगल इश्यूज का हमारा, उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपसे इसके अंदर पूछा गया है। और जो सही आंसर है वो है हमारा कि जो लीगल रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं, उसी पे फोकस करती है लीगल फॉर्मेलिज्म। ठीक है। अब बेसिकली कि कैसे हम सही तरीके से लीगल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को एक हम अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए उनको फॉलो करेंगे, ठीक है, स्टेबिलिटी लीगल सिस्टम के साथ, प्रेडिक्टेबिलिटी लीगल सिस्टम के साथ, तो उसी में जो है बेसिकली ये मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द क्रिटिकल लीगल स्टडीज मूवमेंट क्रिटिसाइजेस द लॉ फॉर। अब जो ये हमारा क्रिटिकल लीगल स्टडीज है, ये जो पर्टिकुलर एक मूवमेंट चला था, तो वो बेसिकली कौन से लॉ को क्रिटिसाइज करता है, किस लिए करता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। सबसे पहला ऑप्शन कहता है कि बहुत ज्यादा जो हम एक इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर फोकस करते हैं उसको क्रिटिसाइज करेगा, या फिर हम जो है बेसिकली फेल हो चुके हैं ये मानने में कि जो सोशल और इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज है हमारी सोसाइटीज में उसमें, या फिर ये जो है बेसिकली फोकस करवाता है किस पे, लीगल पॉजिटिविज्म पे, एक हमारी नेचुरल लॉ थ्योरी के अबव, यानी कि उससे ऊपर, या फिर जो हमारी बेसिकली एक इंपॉर्टेंस है यानी कि महत्वाकांक्षाएं हैं किसकी, लीगल प्रेसिडेंट की, तो उसको हम जो है इग्नोर कर रहे हैं, उसको भूलते जा रहे हैं। और जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि हम ये मानने में फेल हो चुके हैं जो सोशल और इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज हैं हमारी सोसाइटीज में, ठीक है, उसको जो है बेसिकली हम फेल हो चुके हैं कंसिडर करने में। उसी पे ये जो है बेसिकली हमारा क्रिटिसाइज करता है। अब क्रिटिकल लीगल स्टडीज मूवमेंट जो है वो क्रिटिसाइज करता है लॉ को, कौन सा, जो कि बेसिकली ये फेल हो चुका है कि सोशल और इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज जो है सोसाइटी में, ठीक है। अब इस मूवमेंट को जो है 20th सेंचुरी के लास्ट में लाया गया था, जिसमें यह माना जाता था कि ये जो लॉ है हमारा, ये इसलिए बनाया है कि हम मेंटेन करेंगे और साथ ही साथ जो हमारी एक एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स हैं उस पर फोकस करेंगे, जो इनइक्वालिटीज हैं हमारी उसकी बजाय हम जस्टिस और इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे हमारे हर एक मेंबर तक जो हमारे इस पर्टिकुलर सोसाइटी में मौजूद हैं। आगे चलते हैं। आप
डी फार्मा एग्जिट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए और अच्छे से करने के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं डी फार्मा एग्जिट एग्जाम की कॉम्पिटेटिव बुक, जो कि बेसिकली आपकी फार्मेसी इंडिया के द्वारा बनाई गई है। इसके अंदर आपको 6000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे, आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में जो है काफी मदद मिलेगी और एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल रहेगा। इसको ऑर्डर करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं। दिए गए सामने स्क्रीन पर नंबर पे भी कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं, इवन मैसेज के जरिए भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फार्मेसी एक्ट 1948 इन इंडिया रेगुलेट्स। अब जो हमारा फार्मेसी एक्ट 1948 है जो इंडिया के अंदर आया था, वो किस चीज को रेगुलेट करता है? ऑप्शंस कहते हैं कि वो मेडिकल प्रैक्टिस को रेगुलेट करेगा, या फिर वो फार्मास्यूटिकल रिसर्च को रेगुलेट करता है, या फिर जो हमारे फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और प्रोफेशन है, फार्मेसी एजुकेशन एंड प्रोफेशन, उसको रेगुलेट करेगा, या फिर फूड एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग को रेगुलेट करेगा। और जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड प्रोफेशन। तो हमारी जो बेसिकली फार्मेसी की पढ़ाई होती है, फार्मेसी में जो हमारी एजुकेशन है और साथ ही साथ ये जो हमारा फार्मेसी प्रोफेशन है उसको रेगुलेट करने में कि पढ़ाई हमारी ठीक से रहे, यानी कि एक मिनिमम एजुकेशन जो चाहिए एक हमें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए, क्या बनने के लिए? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए। तो उसके लिए जो है बेसिकली ये एक्ट हमारा आया था, फार्मेसी एक्ट 1948। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब चाहे हम ड्रग इंस्पेक्टर की मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात कर लें, ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फार्मेसी एजुकेशन और प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए फार्मेसी एक्ट 1948 आया था। ठीक है, यहीं पर यही बताया गया कि जो एजुकेशन और ट्रेनिंग होनी चाहिए एक फार्मासिस्ट की कम से कम, वो बेसिकली हमारी रेगुलेट करने के लिए ही फार्मेसी एक्ट 1948 लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फार्मेसी एक्ट 1948 स्टैब्लिश विच रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया। अब फार्मेसी एक्ट 1948 ने ऐसी कौन सी रेगुलेटरी बॉडी की स्थापना कराई थी हमारे भारत में? तो ऑप्शंस कहते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि एमसीआई, या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई, या फिर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन यानी कि आईपीसी, या फिर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीडीएससीओ। और इसका आंसर तो आप सभी जानते ही होंगे, मैं ये जो है बेसिकली मान सकता हूं। ठीक है, तो ये जो हमारा सही आंसर है वो है एब्सोल्युटली ऑप्शन बी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई, जिसको आप सेंट्रल काउंसिल के नाम से भी जानते हैं कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी एक्ट 1948 जो है बेसिकली उन्होंने ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कराई थी कि जिससे कि जो हमारा बेसिकली एक फार्मेसी में एजुकेशन है, ठीक है, और साथ ही साथ जो इसका प्रोफेशन है उसको रेगुलेट किया जा सके। पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, तो उसी के लिए इसकी स्थापना कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसी के लिए इसकी स्थापना कराई गई थी जिसमें हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत लाया गया था। ठीक है, पीसीआई ही रेस्पॉन्सिबल है कि जो भी स्टैंडर्ड्स मेंटेन होंगे एक फार्मेसी एजुकेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए फार्मासिस्ट के, या हमारी फार्मेसी प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए, उन सब की जिम्मेदारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की है। उसी के लिए इसकी स्थापना कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 इज टू। अब एक प्राथमिक तौर पे फार्मेसी एक्ट 1948 का उसका सबसे पहला कार्य क्या है, सबसे पहला उसका उद्देश्य क्या है? कि वो जो है बेसिकली जो अफोर्डेबल मेडिसिन हैं हमारी, उनकी अवेलेबिलिटी पे ध्यान रखेंगे, या फिर जो रिसर्च और डेवलपमेंट है हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर में उसको प्रमोट करेंगे, या फिर जो हमारी प्रैक्टिस है फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल एजुकेशन की उसको रेगुलेट करेंगे, या फिर वो जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के उनकी स्थापना कराएंगे। तो सही आंसर क्या है ये आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, और ये आप जानते ही हैं कि हमारा ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर है कि जो हमारी एक फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल एजुकेशन की प्रैक्टिस चलती है उसको रेगुलेट करने में ये काफी मदद करते हैं। क्या करने में? उसको रेगुलेट करने में काफी मदद करते हैं। उसको ही रेगुलेट करेंगे कौन? फार्मेसी एक्ट 1948, उसी के लिए ये एक्ट आया था।
ठीक है। अब इस एक्ट का मेन एम क्या है कि जो एजुकेशन और ट्रेनिंग है कम से कम जो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए चाहिए, ठीक है, हमारी फार्मेसी एजुकेशन में, उसके स्टैंडर्ड्स को सेट कर सके, जिसके तहत पीसीआई की भी स्थापना कराई थी। पूरे इंडिया के अंदर ये जो है हमारा फार्मेसी एजुकेशन और प्रोफेशन उसको रेगुलेट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द प्रैक्टिस रेगुलेशंस 2015 अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर। अब जो आपका ये प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 है, जो आपका फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत आता है, ठीक है, तो ये क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है? ऑप्शंस कहते हैं कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं नई ड्रग्स के लिए वो, या फिर जो हमारा लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मासिस्ट का वो, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का उसके बारे में बताता है, या फिर जो प्राइसिंग और रीइंबर्समेंट होता है मेडिसिन का उसके बारे में बताता है। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपसे पूछा गया है। और सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी कि जो लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन होगा फार्मासिस्ट का उसी के बारे में सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015, जो हमारा बेसिकली फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत आता है। अब ये रेगुलेशंस इसलिए बनाए गए थे कि जो एक रिक्वायरमेंट और एक जो प्रोसीजर है, आपको एक अपनी फार्मेसी का लाइसेंस लेने के लिए वो सारी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होंगी। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, और क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा, कैसे करना है, वो सब आपको जो है ये हमारी जो प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 है उनकी गाइडलाइंस में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज। अब कितने घंटे एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के होने चाहिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए? तो ऑप्शंस हैं आपके, कम से कम 750 घंटे होने चाहिए, इससे कम ना हो, या फिर 500 घंटे से कम की जो है आपके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ना हो, या फिर 250 घंटे यानी कि 250 आवर्स से कम की ट्रेनिंग ना हो, या फिर 300 आवर्स यानी कि 300 घंटे से कम की ट्रेनिंग ना हो। ठीक है, और सही आंसर क्या है, वो है हमारा ऑप्शन बी, नॉट लेस देन 500 आवर्स। एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए कम से कम 500 घंटे की आपकी ट्रेनिंग अनिवार्य है हॉस्पिटल के अंदर। जैसे आपने अगर डी फार्मा किया है, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है कि 500 घंटे, जो पीसीआई का नियम है, 500 घंटे या कम से कम 3 मंथ्स की आपकी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अनिवार्य है, तभी आप लाइसेंस ले पाएंगे, रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग ऑफ विच इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ पीसीआई। अब इन चारों में ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के। तो वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर है स्टेट के, या फिर वो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, या फिर गवर्नमेंट एनालिस्ट हैं, या फिर जो एक ऑफिसर इंचार्ज होता है ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का वो है। और जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। अब अगर मैं बात करूं बेसिकली जो हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं, ठीक है, उसके कॉम्पोजिशन की, तो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं हमारे टोटल 8, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं टोटल 9, और जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं वो होते हैं 3, जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज होते हैं, और डायरेक्टर होते हैं हमारे सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज के, और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जिनको आप डीसीजीआई के नाम से जानते हैं, वो भी इसके अंदर होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारा सही आंसर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रैक्टिस रेगुलेशंस 2015 रिक्वायर फार्मासिस्ट टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ। अब जो प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 है जिसके अंदर एक फार्मासिस्ट को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, तो रिकॉर्ड किस चीज का मेंटेन करना है? ऑप्शन ए कहता है कि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, ऑप्शन बी कहता है कि पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्रीज का, ऑप्शन सी कहता है मेडिकेशन एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स का, या फिर लास्ट ऑप्शन कहता है फार्मास्यूटिकल रिसर्च एक्टिविटीज का। ठीक है, तो एक फार्मासिस्ट को किस चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना है प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के तहत? और सही आंसर है ऑप्शन बी, पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्रीज का रिकॉर्ड एक फार्मासिस्ट को मेंटेन करना होता है। क्योंकि ये जो रेगुलेशंस बनाए गए थे वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि एक एक्यूरेट और अप टू डेट रिकॉर्ड्स हो हमारे पास
पेशेंट्स के, जिससे कि हम उनको अप्रोप्रिएट यानी कि बिल्कुल सटीक दवा उनको हम दे पाए, उनका ट्रीटमेंट अच्छे से चल पाए, मेडिकेशन ठीक मिले, डोजेस ठीक मिले, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सही रहे और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट भी सही रहे। तो उसके लिए हमारा मेडिकेशन हिस्ट्री का पता होना बहुत जरूरी है। तो वो ही रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं फार्मासिस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं डैश इज मेंटेन्ड बाय सेंट्रल काउंसिल, यानी कि पीसीआई के द्वारा एक ऐसी चीज है जो वो मेंटेन करते हैं। तो वो आपका सेंट्रल रजिस्टर है, या वो आपका सब्सिक्वेंट रजिस्टर है, या फिर बोथ यानी कि दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव यानी कि कोई भी नहीं। और सही आंसर है ऑप्शन ए, पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सेंट्रल रजिस्टर को मेंटेन करती है। सेंट्रल रजिस्टर का मतलब कि जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, कौन होते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जब वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उनका नेम रजिस्टर के अंदर दर्ज हो जाता है, वही सेंट्रल रजिस्टर है जिसमें आप सब फार्मासिस्ट के नेम उसके अंदर मेंशन होते हैं। वो रजिस्टर पीसीआई के द्वारा जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके द्वारा मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द फार्मेसी एक्ट 1948 अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अथोराइज्ड टू। अब फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट किस चीज के लिए अथोराइज्ड है? तो ऑप्शन कहते हैं कि वो डायग्नोस और ट्रीटमेंट कर सकता है बीमारियों का, या फिर वो प्रिस्क्राइब कर सकता है मेडिकेशंस को, या फिर वो मेडिकेशंस को डिस्पेंस कर सकता है यानी कि वितरण, या फिर वो जो है सर्जिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकता है। और सही आंसर आप लोग जानते ही हैं कि वो है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि वो मेडिकेशंस का जो है दवाइयों का क्या कर सकता है, डिस्पेंस, उनका वितरण कर सकता है। फार्मासिस्ट एक बहुत बड़ा किरदार निभाता है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, कि जो भी बेसिकली एक सेफ्टी है और एफिकेसी होती है मेडिकेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ पेशेंट्स के लिए, उसमें काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 री फार्मासिस्ट टू अंडरगो कंटिन्यूइंग एजुकेशन टू। अब बेसिकली प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 जो है उसमें फार्मासिस्ट को अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, अपनी बेसिकली जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो उनके रजिस्ट्रेशन है उनको रिन्यू कराना पड़ेगा, या फिर उन्हें जो है एक नया फार्मेसी लाइसेंस लेना पड़ेगा, या फिर उन्हें एक पेटेंट के लिए किसी भी पर्टिकुलर नई ड्रग का उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर उनको जो है एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना करानी पड़ेगी। और जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए कि उनको अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो एक फार्मासिस्ट को चाहिए वो क्या है कि अपना आगे प्रैक्टिस कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है, अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि वो अपडेटेड रहते हैं, एक पर्टिकुलर एडवांसमेंट जो है हमारी फार्मेसी फील्ड की उसके बारे में पता चलता है, नए नए रेगुलेशंस के बारे में पता चलता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हो सकती हैं, ठीक है, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चलता है। अब जब रजिस्ट्रेशन रिन्यू होता रहेगा तो आप एक कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और फार्मासिस्ट जो है अपने नॉलेज और स्किल्स को और एनहेंस कर सकता है और उसको मेंटेन कर सकता है, उसमें भी काफी मदद मिलती है। तो आज की थी हमारी क्लास 16 सुपर 100 सीरीज की, जो कि हम बेसिकली एग्जिट एग्जाम के प्रिपरेशन के तहत कर रहे हैं। तो ये हमारी क्लास नंबर 16 थी फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स की। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, एक लेवल पता चला होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरीके से बने रहें फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम्स के थ्रू, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। और डेली लाइव क्लास होती है आपकी रात 8 बजे सुपर 100 सीरीज के तहत एग्जिट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। एग्जिट एग्जाम में भी पढ़ना हुआ और भी आसान, क्योंकि फार्मेसी इंडिया लाइव है आपके साथ।